गैस पानी में कैसे डिज़ोल्व होती है, इसके बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना था कि हेनरीज लॉ इन चीज़ों को गवर्न करता है। कैसे और किस वे में, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि हेनरीज लॉ कैसे गैसेस की सॉल्युबिलिटी को गवर्न करता है या कैसे उसको एक्सप्लेन करता है, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड ग्राफ्स के बारे में हम लोग आज जानेंगे। का जो सबसे पहला रिलेशन था वो ये था कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। प्रेशर जो है वो सॉल्युबिलिटी को क्या करता है, वो गवर्न करता है। प्रेशर ही सॉल्युबिलिटी को क्या करता है, रूल आउट करता है। तो आखिर प्रेशर का सॉल्युबिलिटी से क्या रिलेशन था, इसको समझाने के लिए उन्होंने मोल फ्रैक्शन टर्म का इस्तेमाल किया। ध्यान रखिएगा, हेनरी ने मोल फ्रैक्शन टर्म का इस्तेमाल किया था। कैसे? उन्होंने कहा कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस विच इज गोइंग टू बी सॉल्युबल इन अ लिक्विड। मतलब अगर किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व होना है तो वो कहीं ना कहीं उसके मोल फ्रैक्शन पे क्या था, डिपेंड करता था। ठीक है, अब इस बात को हम आगे समझते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। हमें ये पता है कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को हम सभी लोग जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो है वो मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आखिर इससे रिलेशनशिप जो निकल के बाहर आ रहा था वो क्या था, इसी को आज हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर exerted by any gas over the surface of liquid, इसके आगे मुझे मिटाना पड़ेगा, over the surface of liquid is directly proportional to the mole fraction of gas। ठीक है, to the mole fraction of gas present in liquid solvent, gas present in liquid solvent। अब इस डिफिनीशन को पूरा फिर से एक बार देख लो। दैट पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाई एनी गैस ऑन लिक्विड सरफेस या पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाई एनी गैस ऑन लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग x डिनोट करते हैं, x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। अब देखो, ये तो हो गई इसकी प्रॉपर डिफिनीशन, लेकिन इसका प्रैक्टिकल लाइफ से क्या रिलेशन था, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या यूजेस था, उसको देखने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और उसके लिए मैं यहाँ से कुछ चीज़ों को मिटाऊंगा। देखो, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं क्या करूं, प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं और टेम्परेचर को क्या करूं, बढ़ाना शुरू कर दूं। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं प्रेशर को क्या कर देता हूं, कांस्टेंट कर देता हूं, और टेम्परेचर को क्या कर देता हूं, इंक्रीज कराता हूं। इस कंडीशन में
जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि P इज प्रोपोर्शनल टू X, और इसको हमने कांस्टेंट कर दिया है। साथ ही साथ हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करा रहे हैं। उस केस में X की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मोल फ्रैक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इससे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, इससे हमारे पास इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि एट हाई टेम्परेचर solubility of gases in solvent decreases। ये क्या कर जाएगी बेटा, ये डिक्रीज कर जाएगी। ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है, और इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जब गर्म होती है तो उसको पीने से आपको उतने फिजेस नहीं आएंगे, आपको उतनी ढकार नहीं आएगी जितना आपको ठंडी बॉटल पीने से आती है। ठंडी बॉटल को पीने पे जो ढकार आएगी, जो फिज आएगी, वो आपको गर्म पीने पे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि गैसेस, फॉर एग्जांपल जो CO2 पानी में डिजोल्व है, जिसको हम लोग सोडा बोलते हैं, H2O + CO2 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। जब आप टेम्परेचर कम रखेंगे तो इसका डिसोल्यूशन रेट क्या होगा, हाई होगा। CO2 का डिसोल्यूशन वाटर में क्या होगा, हाई होगा, जिसकी वजह से H2CO3 वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होगा और आपको ज़्यादा फिजेस फील होंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है तो इसका डिसोल्यूशन रेट भी क्या होगा, कम होगा, तो आपको फिजेस भी क्या होंगे, कम फील होंगे। ठीक है। अब अगर यहाँ से हम रिलेशन काउंट आउट करना चाहें तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रखने पे हम टेम्परेचर को क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, तो सॉल्युबिलिटी क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। यहाँ से एक और रिलेशनशिप आ रहा है, वो ये कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो हमारा जो रिलेशनशिप था हेनरीज लॉ का, P = KH × X, इसको अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं, तो सिंपल सी बात है कि इसको बढ़ाने पे ये घटेगा, सिंपल सी बात है, या इसको बढ़ाने पे ये घटेगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि KH इज प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू X। मतलब KH क्या है, X के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप KH की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो मोल फ्रैक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब याद करिए इसके पीछे वाली इंफॉर्मेशन जो अभी अभी मैंने आपको दी थी, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भी मोल फ्रैक्शन क्या करता है, डिक्रीज करता है। सिंपल सी बात है। तो हमें जो रिलेशनशिप मिल रहा है वो ये मिल रहा है कहीं ना कहीं। बोलो, हम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? यानी कि अगर KH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है X के और टेम्परेचर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है X के, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T? निकल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि आपको NCERT में मिलेगा। अलग अलग टेम्परेचर पे सेम गैस के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। ये जेईई मेंस में एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर टेम्परेचर वैरी करता है तो क्या KH की कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी? यस, ऑफ कोर्स चेंज होगी। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो KH की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ से हम एक चीज को और समझते हैं। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ आउट करना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन है वो है P = KH × X। हम इस इक्वेशन को Y = mx से क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो हमें पता है कि Y एक्सिस पे P आएगा और X एक्सिस पे X आएगा। कैसे, मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ये इक्वेशन है Y = mx। Y एक्सिस के सामने क्या नजर आ रहा है, P, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, P, और X एक्सिस के सामने क्या नजर आ रहा है, X, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, X। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और चूंकि KH एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए जो कर्व हमको मिलता है वो क्या मिलता है, ऐसा मिलता है। ठीक है। और इसीलिए हम यहाँ पे नाम देंगे कि स्लोप यहाँ पे जो है उसको हम किस नाम से बोलेंगे, KH के नाम से बोलेंगे। इस कर्व का, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, KH होगा।
तो आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद हम लोग इसके अलग अलग फैक्टर्स को समझेंगे, तब तक के लिए इसको हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर। आखिर ये वेपर प्रेशर किस बला का नाम है, वेपर प्रेशर है क्या, ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। लेकिन समझने के पहले एक डिफिनीशन को हम जानते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की एक परफेक्ट डिफिनीशन है कि द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of any liquid becomes equal to atmospheric pressure। ये क्या है, ये वही टेम्परेचर है जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो चलो, ये तो हो गई बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये वेपर प्रेशर है क्या, वेपर प्रेशर को समझेंगे कैसे। तो वेपर प्रेशर को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। अगर सपोज करो एक बंद केटली है, एक बंद डब्बा है, जो डब्बा पूरी तरीके से क्या है बेटा, बंद है, उस डब्बे में और कुछ भी नहीं है। उस डब्बे में हमने सिर्फ क्या कर रखा है, कुछ लिक्विड्स को भर रखा है, ठीक है। उन लिक्विड के कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, और सिंपल सी बात है कि ये मॉलिक्यूल अगर वोलाटाइल हैं, वोलाटाइल का मतलब जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी क्या कर सकते हैं, खुद से उड़ सकते हैं, उनको हम लोग वोलाटाइल बोलते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे भी उड़ते हैं तो भी वो पार्शियली क्या है, वोलाटाइल है। तो अगर हम कुछ वोलाटाइल लिक्विड लेते हैं जो कि उड़ सकते हैं, जो कि वेपोराइज हो सकते हैं, हम वोलाटाइल लिक्विड्स को यहाँ पे भर लेते हैं, तो इन लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर गैसेस स्टेट में भी होंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में होंगे, और ये किस में होंगे बेटा, ये गैसियस स्टेट में होंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो चीज़ गैसेस स्टेट में गई है वो कहीं ना कहीं एक्साइटेड है, उसके पास कुछ न कुछ क्या है, एनर्जी है। तो अगर उसके पास एनर्जी है, अगर उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है कहीं से, वो हमेशा उसके पास नहीं रहेगी, वो वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। जब वो वापस इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स से स्ट्राइक करेगा, कोई ना कोई उसके पास ऐसी फोर्स होगी जिससे वो उसको क्या करेगा, पुश करने की कोशिश करेगा। और ये किसी न किसी यूनिट एरिया में हो रहा होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, वेपर प्रेशर नाम देते हैं। चूंकि ये प्रेशर वेपर्स की वजह से जनरेट हुआ है, वेपर स्टेट की वजह से जनरेट हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ अनदर लिक्विड, इसलिए इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की सिंपल सी डिफिनीशन है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाई volatile vapors on the surface of liquid is known as vapor pressure। ठीक है, आप चाहें तो इस डिफिनीशन को लिख सकते हैं कि the pressure partial pressure exerted by any gas at surface of liquid is known as vapor pressure। चलो, तो ये तो हो गई वेपर प्रेशर की कहानी। अब वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला फैक्टर जो कि वेपर प्रेशर को गवर्न करेगा, दैट इज टेम्परेचर। उसको हम लोग क्या नाम देंगे बेटा, टेम्परेचर। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे पानी बॉयल नहीं करता है? ऑफ कोर्स बॉयल करता है। आप जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो पानी क्या करता है, बॉयल करना शुरू कर देता है। और जैसा कि मैंने बताया कि किसी लिक्विड में जो वेपर्स कन्वर्ट हुए हैं, वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं किसी लिक्विड के दूसरे सरफेस पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि वेपर प्रेशर विल increase with increase in temperature?
मतलब अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। या सिंपल टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेपर प्रेशर क्या है बेटा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब अगर इस कंडीशन में हम ये समझने की कोशिश करें कि कोई सॉल्वेंट जल्दी बॉयल हो रहा है और कोई सॉल्वेंट देरी से बॉयल हो रहा है, तो जो सॉल्वेंट देरी से बॉयल हो रहा है इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक देरी से पहुंच रहा है। दैट मीन्स कि वो क्या है, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट है। और जिसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा भी टेम्परेचर देने पे तेजी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जा रहा है, वो क्या है, वो लो बॉइलिंग सॉल्वेंट है। तो हम इस बेसिस पे ये भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि इथेनॉल जिसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है और वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब आप ये बताइए कि इसमें वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा। ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, वेपर प्रेशर उसी का ज़्यादा होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। मतलब वेपर प्रेशर किसका है, इथेनॉल का ज़्यादा है और वाटर का क्या है, कम है। इसीलिए आपको एक्सेस टेम्परेचर देना पड़ रहा है ताकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि टेम्परेचर जो ज़्यादा ले रहा है बॉयल होने के लिए उसका वेपर प्रेशर भी क्या है, कम है। और जो जल्दी बॉयल हो रहा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलता हूँ। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पे ले जाने से पहले मैं आपका टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशनशिप भी बताना चाहूँगा जिसको हम लोग क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के नाम से जानते हैं, जिसका इक्वेशन ये था कि अगर दो लिक्विड्स हैं और उनकी डिसोल्यूशन रेट K1 K2 से हम डिसाइड करते हैं, तो log K1 K2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल्टा H नॉट बाई 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। ये इक्वेशन था, ये क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसको मैं जेई एडवांस वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा, नीट वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूछ भी सकता है इसलिए मैंने इक्वेशन बता दिया है। बट जेई वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसलिए उनके साथ मैं आगे नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अगला फैक्टर जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेगा वो है नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का नेचर कैसा है। नेचर का मतलब हम उनके इंटरेक्शंस की बात कर रहे हैं कि उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं। तो सेकंड पॉइंट है, पहला पॉइंट टेम्परेचर था, दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ लिक्विड। इसका रिलेशनशिप ये समझिए कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि सॉल्वेंट के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हैं, अगर वो बहुत स्ट्रांग होंगी तो क्या आप उनको ईजिली ब्रेक कर सकते हैं, नहीं ब्रेक कर सकते। सिंपल सी बात है कि अगर दो दोस्त जिनके बीच की दोस्ती बहुत अच्छी है, तीसरे पर्सन को अगर उनकी दोस्ती को तोड़ना है तो ये उतना इजी नहीं होगा। मतलब आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ एनर्जी मैं टेम्परेचर के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। अगर दो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, उस इंटरेक्शन को तोड़ के उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको बाहर से ज़्यादा एनर्जी, दैट मीन्स बाहर से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग होती हैं तो वेपर प्रेशर कम होगा या ज़्यादा। सिंपल सी बात है, वेपर प्रेशर इज लो। इसको नोट करिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। उसी तरह से अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लो होती हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक कैरेक्टराइजेशन हम ये भी कर सकते हैं कि ऐसे सपोज करो अगर हम मिथेनॉल और
DMF को कंपैरिजन करते हैं तो मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अबाउट 69 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका अबाउट 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे सिंपल सा जवाब दो कि किस सॉल्वेंट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट है। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। इसका आंसर DMF होगा। इसका आंसर क्या होगा बेटा? DMF होगा। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज करो हम ईथर ले लें, CH3OCH3। ईथर का फॉर्मूला क्या था बेटा? आपने 10th में पढ़ा है, CH3OCH3 ROR, आपने 11th में भी पढ़ रखा है, ये 12th वाले बच्चों का चैप्टर है। CH3OCH3 और दूसरा सॉल्वेंट मैं आपको देता हूँ C2H5OH, मतलब इथेनॉल। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अबाउट 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, तो कहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ईथर होना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे कई बार आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे क्वेश्चन दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हैविंग वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो याद रखिएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या होगा? सबसे वीक होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। फिर से एक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। डब्बा बहुत यूजफुल चीज़ है। ठीक है, चलो डब्बे का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अगर डब्बे का इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पे दो डब्बे बनाते हैं, दो बॉक्स बनाते हैं। एक बॉक्स में जिगरी यारों को रख देते हैं और एक बॉक्स में दुश्मनों को रख देते हैं। अब मुझे सिंपल सी बात का जवाब दो, अगर नीचे लिक्विड है, जो वेपर यहाँ पे है वहीं नीचे लिक्विड प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है। आपको इन दोनों को तोड़ना है तो तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर इन दोनों को तोड़ना है तो तोड़ने की ज़रूरत क्या है? तो पहले से ही टूटे हुए हैं, ये आसानी से वेपर फेज में जाएंगे और वापस आके क्या करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो इनका वेपर प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। और अगर वेपर प्रेशर हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो जल्दी बॉयल करेंगे। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे प्यूरिटी ऑफ लिक्विड। अब प्यूरिटी ऑफ लिक्विड मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब जो हेनरीज लॉ के बाद हम आगे मूव करने वाले हैं वो हम मूव करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं जो कि किसी भी सॉल्वेंट में क्या है? डिसॉल्व हुआ है। तो याद रखिएगा कि जो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ वो पॉइंट इस चैप्टर में आगे आने वाले कंपोनेंट्स के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो कैसे आखिर प्यूरिटी ऑफ सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करता है? तो इसके लिए मैं एक लाइन लिखता हूँ कि प्योर सॉल्वेंट्स will always have higher vapor pressure। अब इस चीज को समझेंगे कैसे? अगेन मैं एक बॉक्स का यूज करता हूं, इनफैक्ट मैं दो बॉक्स का यूज करूंगा। देखो, एक बॉक्स जिसमें मैं प्योर सॉल्वेंट का इस्तेमाल करता हूं, जिसमें सॉल्वेंट के अलावा कुछ नहीं है, और दूसरे बॉक्स में मैं सॉल्वेंट के साथ कुछ सॉल्यूट भी पुट कर देता हूं, कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी पुट कर देता हूं जो कि एक्चुअली क्या है? नॉन वोलेटाइल हैं। मतलब वो उड़ नहीं रहे हैं, वो नहीं उड़ रहे, वो कहीं जा नहीं रहे। तो मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैं T टेम्परेचर यहाँ प्रोवाइड करता हूँ और मैं उतना ही टेम्परेचर T यहाँ भी प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ पे अगर सपोज करो सरफेस पे 50 मॉलिक्यूल्स थे तो 50 में से हो सकता है 40 मॉलिक्यूल्स या 30 मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये बताओ कि वेपर प्रेशर हाई होगा या नहीं होगा? सिंपल सी बात है, हाई होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा वेपर कन्वर्ट होंगे उतना ज़्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और वेपर प्रेशर भी क्या होगा? उतना ही हाई होगा। लेकिन जहाँ पे पहले से ही ढेर सारी इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है उसकी क्या स्टोरी होगी? इस केस में अगर हम कहें कि सरफेस पे, अगर दोनों की सरफेस मिला लो, अगर यहाँ पे सरफेस पे 50 मॉलिक्यूल्स थे, किसके? सॉल्वेंट के, 50 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ सरफेस पे ही हो सकता है कि 30 हों।
सरफेस पे ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या हो गए, कम हो गए, जिनको उड़ना था वो पहले से ही कम है। अगर मैं इसमें उसी रेट से करवाता हूँ, जैसे सपोज करो इसमें मैंने कहा कि इसमें 70% सब्सटेंसेस वेपर में कन्वर्ट होते हैं, तो 50 का 70% कितना हो जाएगा, 35। लेकिन अगर मैं यहाँ बोलूँ कि यहाँ पे 30 का 70%, तो कितना हो जाएगा बेटा, 21। तो मुझे एक सिंपल सी बात का जवाब दो, कहाँ पे नंबर ऑफ वेपर्स ज़्यादा हैं, 35 या 21? आपका आंसर क्लियर है, 35। तो जहाँ पे नंबर ऑफ वेपर्स ज़्यादा हैं वहाँ पे वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि जो प्योर सॉल्वेंट होंगे उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, और जो इम्प्योर होंगे, जहाँ पे इम्प्योरिटी होगी, उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। आई होप अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि क्यों नमक डालने पे या चीनी डालने पे चाय देर से उबलती है। ठीक है, इसी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, या इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे क्या करती है, डिपेंड करती है। कैसे, इसको हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। सेकेंड थिंग, मैं बहुत जल्दी आपको सभी के चैप्टर्स के हैंड रिटन कलरफुल PDF नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। उनको आप पढ़िएगा, लेकिन वो आपको तभी प्रोवाइड होंगे जब पूरा चैप्टर यहाँ YouTube पे ख़त्म हो गया होगा। उसके बाद ही मैं उन चैप्टर्स के PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, ताकि पहले आप चैप्टर को समझ लें और फिर उसको लिखने की कोशिश करें। खैर, लिख तो आप यहाँ पे भी सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वाली क्लास एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपसे जल्द ही मिलते हैं।